मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 2 व्याख्यान पूर्व में हो चुके हैं। स्वर का जो परिचय है, स्वर के जो प्रकार हैं उसे मैं प्रदान कर चुका हूँ, दे चुका हूँ। आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो स्वर का जो प्रकार है, उसका जो स्वरूप है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के व्याख्यान में हम मूल रूप से व्यंजन को लेकर के आए हैं और व्यंजन का एक सामान्य विभाजन आप देख रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। इसके बाद हम घोष अघोष पर आपको लिए चलेंगे, अल्पप्राण महाप्राण पर ले चलेंगे, आपको अनुतान एवं पंचमाक्षर पर लिए चलेंगे। तो क्रमवार ये वीडियो बनता रहेगा। आप सारे लोग हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं और बने रहेंगे। आज मैं एक सामान्य विभाजन किया हूँ जिससे प्रश्न पूछा जाता है। खास करके आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसका क्या परिचय है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने सामान्य रूप से कितने प्रकार किए जा सकते हैं, जिससे हम उन वर्णों की पहचान को समझ पाएँ, उसे आप इस रूप में आज देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि परिभाषा जो यहाँ प्रदान की गई है, दी गई है व्यंजन की, कि जिन वर्णों के उच्चारण में आप देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, मतलब है कि व्यंजन वर्ण अपने आप में पराधीन वर्ण होता है। पूर्व में आपने जाना कि स्वर वर्ण जो है वो स्वाधीन होता है। व्यंजन की यह बाध्यता होती है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण यूं ही नहीं हो पाता है जब तक हम स्वर वर्ण का उसमें मिलावट नहीं करेंगे, संसर्ग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तब तक इस वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण के सहयोग से ही संभव हो पाता है। दूसरी बात, जो भाषा विज्ञान में जो इसकी परिभाषा दी गई है, बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता हो कहीं न कहीं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो भाषा विज्ञान में यह परिभाषा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर में अर्थात मुख के भीतर में अवरोध उत्पन्न होता है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है, कहीं न कहीं टकराहट उत्पन्न होती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये 33 है, इसे आपको याद रखना है। परीक्षाओं में सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। स्वर को आपने पढ़ा था कि मूल रूप से 11 स्वर हैं। यहाँ मूल रूप से व्यंजनों की संख्या जो बताई गई है वो 33 है। इसे आप देखेंगे इस रूप में। आप देखेंगे यहाँ कि व्यंजन वर्णों की जो श्रेणियां है, सामान्य श्रेणियां, उसे आप निम्न रूप में देखेंगे कि इन श्रेणियों में हम व्यंजन वर्णों का सामान्य रूप से विभाजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि इसके 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग अर्थात 5 अलग अलग समूह में रखा गया है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इसे एक वर्ग के रूप में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों का समूह है। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि 5-5 वर्णों का समूह है और इस प्रकार से इसकी जो संख्या है वो 25 हो जाती है। हालांकि इसमें 2 और जुड़ता है। आप देखेंगे उच्छिप्त वर्ण जो होता है वो भी इसमें जुड़ जाता है। उच्छिप्त वर्ण में आप इसे देख सकते हैं कि ये भी इसमें ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। 5 वर्ग जो किए गए हैं, उस वर्ग में आप मूल रूप से देखेंगे कि ये 5 जो वर्ग है, इसे कहा गया है कि अस्पर्श व्यंजन है। ये अस्पर्श व्यंजन मूल रूप से जिसकी परिभाषा दी गई है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से ये बोले जाते हैं। जैसा कि आरंभ में ही मैंने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है, अर्थात बाधाएं उत्पन्न होती है, टकराहट उत्पन्न होती है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो स्पर्श वर्ण है, ये इन वर्णों के, इन मुख विवर के इन अंगों के सहयोग से, या हम यह कह सकते हैं कि इसके स्पर्श से इसे बोले जाते हैं। यही कारण है कि इसे स्पर्श वर्ण कहा गया है। स्पर्श वर्ण का मूल अर्थ ही होता है कि मुख विवर के किसी न किसी जगह से वो छू करके, वो टकरा करके, वो रगड़ करके, वो उसका घर्षण हो करके जब वो उच्चरित होता है, या उसे स्पर्श करने से जब वो उच्चरित होता है, तो वो स्पर्श वर्ण कहलाता है। इसमें 5 वर्ग हमारे सामने है। क वर्ग है, और उसके बाद च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है।
ये सारे के सारे जो वर्ग हैं जिसमें 5-5 वर्णों का समूह रखा गया है, ये सारे के सारे जो वर्ण है इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का की जो परिभाषा दी गई कि इसका उच्चारण जो है वो जीभ, तालु, दांत, ओठों के सटाने से तो होता है, परंतु कहीं पर पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। पूर्ण स्पर्श नहीं होने के कारण ही इन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी ये मुख विवर में, मुख के भीतर में ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, सारे के सारे जो अंग हैं जिसे दिखाया गया है कि वो जीभ है, तालु है, दांत है, ओष्ठ है, इसका स्पर्श तो होता है लेकिन वो स्पर्श के समान नहीं होता है, बल्कि इतना हल्का स्पर्श होता है, अपूर्ण स्पर्श होता है कि इसे हम कह सकते हैं कि अंतस्थ वर्ण होता है। और आप यह देखेंगे कि इसे अर्धस्वर भी कहा गया है, क्योंकि स्वर की यह विशेषता है कि स्वर में कहीं स्पर्श नहीं होता है, बहुत ही सहज रूप से उसे उच्चारित किया जाता है, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए इसे अर्धस्वर कहा गया है कि इसमें भी अवरोध की मात्राएं बहुत कम होती है और स्पर्श की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें मूल रूप से अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं य है, र है, ल है और व है। इन चारों वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है और स्वर के रूप में आप इसे देखेंगे और आप याद रखेंगे। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, या आपको विकल्प में दिया गया रहेगा कि इनमें से कौन सा जो वर्ण है वो अर्धस्वर है। तो आप याद रखेंगे कि हिंदी में 4 अर्धस्वर हैं, य, र, ल और व, जिसे यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में आप देखेंगे इसकी जो परिभाषा दी गई है कि इसका उच्चारण रगड़ से, घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर में कहीं न कहीं रगड़ उत्पन्न होता हो, घर्षण उत्पन्न होता हो, उन वर्णों को हम कहते हैं कि ये जो वर्ण हैं ये मूल रूप से ऊष्म व्यंजन है। इसके बारे में कहा जाता है कि ऊष्म वायु का निर्माण होता है और उसी से ये वर्ण उच्चारित होता है। मूल रूप से 4 वर्णों का इसमें उल्लेख किया जाता है। ऊष्म वर्ण में 4 वर्ण है, जिसे आप देखेंगे कि तालव्य स है, मूर्धन्य स है, दंत स है और ह है। इन चारों को भी आप याद रखेंगे। जो चारों के चारों वर्ण है वो ऊष्म है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हम सारे लोग करते हैं और ये एक प्रकार से कहें तो आवश्यकता हो गई है। संयुक्त व्यंजन से जैसा नाम रखा गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन वर्णों का निर्माण 2 या 2 से अधिक वर्णों के सहयोग से हुआ है। मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि 1 से अधिक वर्णों के सहयोग से या 2 वर्णों के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। इस कारण भी यह संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन के रूप में भी 4 की संख्या है हमारे सामने कि अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ये किस प्रकार से किन किन वर्णों के संसर्ग से निर्मित हुआ है, किन किन वर्णों के संयोग से निर्मित हुआ है, यह संयुक्त किस प्रकार से हुआ है, इसे आप यहाँ देख रहे हैं कि क में मूर्धन्य स जब मिल जाता है तो अक्ष का निर्माण होता है, त में र जब मिल जाता है तो त्र का निर्माण होता है। उसके बाद आप देखेंगे ज में जब य मिल जाता है तो ज्ञ का निर्माण होता है, तालव्य श में जब र मिल जाता है तो श्र का निर्माण होता है। ये 4 के 4 जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, इसे कहा गया है कि ये संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार आज आपने जाना कि बहुत ही सामान्य परिचय जो है व्यंजन का, उसे आपने जाना। अगले व्याख्यान में आप जान पाएंगे घोष को, अघोष को, अल्पप्राण को और महाप्राण को। तो फिलहाल इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले व्याख्यान में। आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।